हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने लिया बेहद ही अहम फैसला। इंडियन आर्म फोर्सेस के हेरन यूएवीज को इक्विप किया जाएगा नए हथियारों से। भारत ने डेप्सांग सेक्टर से चाइनीज ट्रूप्स को हटाने को लेकर रखी मांग। इंडियन नेवी की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए चीन ने पाकिस्तान को सप्लाई किए हैं 100 DJI ड्रोन। और पाकिस्तान के साथ तनाव के चलते CAG की डिफेंस ऑडिट रिपोर्ट्स को वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत सरकार ने 101 तरह के डिफेंस आइटम्स की लिस्ट तैयार की है। और इस लिस्ट में जिन 101 डिफेंस आइटम्स की बात की गई है, अब वे दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं किए जाएंगे, बल्कि अब उन्हें भारत में ही इंडियन कंपनीज द्वारा स्वदेशी तौर पर बनाया जाएगा। और इस लिस्ट में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी गन्स, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, रडार सिस्टम, सिमुलेटर्स, असॉल्ट राइफल्स, वॉरशिप्स और ऐसे ही 101 तरह के अलग अलग डिफेंस आइटम्स शामिल हैं। और इन 101 डिफेंस आइटम्स की लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। और इस लिस्ट को हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी अपलोड किया है, आप वहां जाकर भी इस लिस्ट को देख सकते हैं। और हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस लिस्ट को डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री ने तैयार किया है। और उनके मुताबिक इस नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट को 2020 से 2024 तक लागू किया जाएगा। और इस लिस्ट में जो पहले सेट में आने वाले आइटम्स हैं, उनकी इंपोर्ट को दिसंबर 2020 से बंद कर दिया जाएगा। उसी तरह दूसरे सेट वाले आइटम्स को दिसंबर 2021 से, तीसरे सेट वाले को दिसंबर 2022 से, और इस तरह दिसंबर 2024 तक इस लिस्ट में दिखाए गए सारे आइटम्स की इंपोर्ट को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। और रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस लिस्ट को इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज, डिफेंस PSU और प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री के साथ बात करके ही तैयार किया गया है। और निकट भविष्य में और भी हथियार और सैन्य साजो सामान को इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। और इसकी जिम्मेदारी CDS के अंतर्गत आने वाली DMA यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को सौंपी गई है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये भी बताया गया है कि इस साल के डिफेंस बजट में इसलिए कैपिटल बजट को 2 भागों में बांट दिया गया था, क्योंकि इस कैपिटल बजट में करीब 52,000 करोड़ रुपए स्वदेशी हथियारों की खरीद के लिए आवंटित किए गए थे। और रक्षा मंत्रालय के इस फैसले का प्राइवेट इंडस्ट्री ने स्वागत किया है। और इस फैसले पर कल्याणी ग्रुप के CMD बाबा कल्याणी का कहना है कि रक्षा मंत्रालय के इस फैसले से रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर तो बनेगा ही, साथ ही इंपोर्ट में आने वाला खर्च भी कम होगा, जिससे जो हमारी फॉरेन करेंसी है उसको बचाया जा सकेगा। और इसके साथ साथ इससे देश में रोजगार भी पैदा होगा, जिससे देश में डिफेंस प्रोडक्शन के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य भी हम पूरा कर सकेंगे। और उनका कहना था कि हम भारत सरकार के इस लक्ष्य को पूरा करने में पूरी तरीके से साथ हैं। और भारत सरकार का ये फैसला काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है। और ये ऐसे समय पर किया गया है जब भारत का LAC पर चीन के साथ पिछले 3 महीनों से टकराव चल रहा है। और बाकी भारत सरकार के आज के इस फैसले पर आपके क्या विचार हैं, उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। टॉप सोर्सेस के मुताबिक सीमा पर चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच इंडियन आर्म फोर्सेस अपने इजरायली ओरिजिन के हेरन UAVs को लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस और एंटी टैंक मिसाइल से इक्विप करने की योजना बना रही है। और इस तरह की योजना के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़े प्रोजेक्ट चीता को फिर से रिवाइव किया गया है। और इसमें करीब 3500 करोड़ रुपए तक की लागत आने की संभावना है। इस प्रोजेक्ट के तहत इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज में मौजूद करीब 90 हेरन UAVs को लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, एयर टू ग्राउंड और एयर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और ऐसे ही अन्य हथियारों के साथ अपग्रेड किया जाएगा। और फिलहाल इस केस को डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार कंसिडर कर रहे हैं, जिन्हें अब इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के सारे कैपिटल प्रोक्यूरमेंट्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इंडियन आर्म फोर्सेस ने अपने ड्रोन्स को स्ट्रॉन्गर सर्विलियंस और रिकॉनेसेंस पेलोड से भी इक्विप करने का प्रस्ताव पेश किया है, ताकि वो दुश्मन के लोकेशन पर नजर रखने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर उन्हें टारगेट भी कर सकें। और इसी बीच एक रिपोर्ट ये भी आई है कि भारत को सैन्य और कूटनीतिक रूप से एंगेज करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान के लिए कुछ महत्वपूर्ण सर्विलियंस इक्विपमेंट्स की सप्लाई को बढ़ा दिया है। और भारत का सामना करने के लिए दोनों देश एक दूसरे के साथ अलग अलग क्षेत्रों में कोलैबोरेट भी कर रहे हैं। और इसी के तहत अभी हाल ही में चाइना की तरफ से कम DJI सर्विलियंस ड्रोन्स की करीब 100 यूनिट्स पाकिस्तानी मिलिट्री को सौंपी गई है, ताकि उनकी मदद से वे भारत की वेसल्स की हर एक मूवमेंट पर नजर रख सकें। और बता दें कि ये DJI सर्विलियंस ड्रोन्स वही हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ट्विटर पर फेक पोस्ट बनाने के लिए भी करता है, क्योंकि आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब भी पाकिस्तान ये पोस्ट डालता है कि उन्होंने भारत के एक स्पाई ड्रोन को शॉट किया है, तो वो जिस ड्रोन के पिक्चर पोस्ट करते हैं वो DJI कंपनी का ही होता है। और वाकई चीन ने पाकिस्तान को ये ड्रोन इसलिए सप्लाई किए हैं क्योंकि इंडियन नेवी की ईस्टर्न और वेस्टर्न नेवल कमांड ने अपनी डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया है, ताकि वो चाइनीज नेवी की हर एक हरकत के लिए तैयार रहें। और बस चीन पाकिस्तान की मदद से इंडियन नेवी की हर एक मूवमेंट पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। कल शनिवार को भारत और चीन के बीच मेजर जनरल लेवल्स की जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत में भारत ने चीन को डेप्सांग और DBO सेक्टर से ट्रूप्स को पीछे ले जाने और उनकी सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को बंद करने के लिए कहा है।
और इस मीटिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12 और 13 इन जगहों पर जो इंडियन पेट्रोलिंग को ब्लॉक किया जा रहा है उसको लेकर भी बातचीत की गई है। और ऑफिशियल्स के मुताबिक अगर आप रणनीतिक महत्व देखेंगे तो डेप्सांग प्लेन्स का पैंगोंग शू और गोगरा एरियाज की तुलना में ज्यादा महत्व है और इसी वजह से इस मीटिंग में डेप्सांग प्लेन्स पर से ट्रूप्स को हटाने को लेकर ज्यादा जोर दिया गया है। और भारत सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि पैंगोंग लेक के नॉर्दर्न बैंक में स्थित फिंगर फोर से इंडियन ट्रूप्स अब एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, जबकि चाइना की तरफ से ये कंडीशन रखी गई थी कि इंडियन ट्रूप्स को भी फिंगर फोर से पीछे जाना पड़ेगा। और रिपोर्ट्स ये हैं कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स पूर्वी लद्दाख में वेरी हाई लेवल के अलर्ट पर हैं। और जबकि कल रात डीबीओ सेक्टर में इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने शॉर्टीज भी आयोजित की थी और इस शॉर्टी का प्रमुख उद्देश्य यही था कि अगर इस क्षेत्र में स्थिति बिगड़ती है तो हम कितनी तेजी से अपनी स्पेशल फोर्सेस और कॉम्बैट व्हीकल्स को यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। और ये एक तरीके से नाइट मिलिट्री एक्सरसाइज थी। आज रविवार को जम्मू बेस डिफेंस की पब्लिक रिलेशन यूनिट के लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि इंडियन आर्मी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी के पास एक घुसपैठ को नाकाम किया था, जिसमें एक आतंकी मारा गया था और जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए थे। और ये घुसपैठ कृष्ण घाटी सेक्टर में करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमारे ट्रूप्स पहले से अलर्ट पर थे और इसीलिए उन्होंने आतंकियों के एक समूह को समय पर देख लिया और फिर उसके बाद उन्होंने इस पर तुरंत ही कार्रवाई की और इन आतंकियों से एक AK-47 राइफल, 2 AK-47 की मैगजीन और कुछ खाने का सामान बरामद हुआ है। और जो खाने का सामान और बाकी के अन्य आइटम्स हैं उस पर पाकिस्तान की मार्किंग्स हैं, जो कि साफ साफ ये दर्शाती हैं कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकियों को स्पॉन्सर करता है। और पाकिस्तान की इस तरह की हर एक नापाक हरकत का जवाब देने के लिए भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एलओसी पर काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को मेंटेन कर रखा है। और जबकि एक रिपोर्ट पाकिस्तान और चीन की सीपेक परियोजना को लेकर भी सामने आई है। असल में चीन और पाकिस्तान की इस इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम करने वाले चाइनीज लेबरर्स ने पाकिस्तान के 2 आर्मी सोल्जर्स को काफी बुरी तरीके से मारा है। और पाकिस्तान के जिन सोल्जर्स को चाइनीज लेबरर्स ने मारा है उनके नाम है हवलदार असदुल्ला और दूसरे हैं सैफर फैजल उर रहमान। और जबकि पाकिस्तानी मिलिट्री को यहाँ पर खास तौर पर इन चाइनीज लेबरर्स को ही प्रोटेक्शन देने के लिए तैनात किया गया है और पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि वे रिटेलिएट नहीं करेंगे। और ये बात साफ साफ दर्शाती है कि अपने आप को बेहद ही पावरफुल बताने वाले पाकिस्तानी आर्मी के लिए चाइनीज काफी ज्यादा खास हैं और वो उनके लिए कानून से भी ऊपर हैं। और इस मामले के बाद से पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स अभी तक चुप हैं। मतलब जो देश अपने सैनिकों का ही सम्मान नहीं कर सकता है, वो सैनिक जो उनके लिए अपने जीवन का बलिदान देते हैं, तो उस देश को तो हम क्या ही कहें। और ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसा अक्सर होते ही रहता है। और चीन की इस तरह की दादागिरी अभी भारत पर देखने को भी मिली है, जब चाइनीज एम्बेसी टू इंडिया ने स्टेट न्यूज ग्लोबल के एडिटर नितिन गोखले को ये कहा था कि उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को लेकर जो वीडियो पोस्ट की है उसे वे डिलीट करें, वरना उन्हें इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। असल में स्टेट न्यूज ग्लोबल ने 1 अगस्त को यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने चाइनीज लीडर शी जिनपिंग और जर्मन नाजी लीडर एडोल्फ हिटलर के बीच काफी समानताएं बताई थी। और बाकी अगर आपने स्टेट न्यूज ग्लोबल की वो वीडियो देखनी है तो आप उसे उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और देख क्या सकते हैं, आप उस वीडियो को जाकर एक बार जरूर देखें और उसे एक लाइक भी दें, क्योंकि चीन को मालूम पड़ना चाहिए कि ये भारत है, पाकिस्तान नहीं। जो कहेगा हम वैसा मान लेंगे। फॉर्मर सीएजी राजीव महर्षि ने अपने रिटायरमेंट से पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक इंटरव्यू के तहत ये बताया कि पाकिस्तान के साथ तनाव होने के कारण अब सीएजी की डिफेंस ऑडिट रिपोर्ट्स वेबसाइट पर अपलोड नहीं की जाएंगी। और उनका कहना था कि अगर हम इस तरह की रिपोर्ट्स ऑनलाइन पब्लिश करते हैं तो इसे अमेरिका भी देखता है, चीन भी देखता है और पाकिस्तान भी देखता है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि ये कोई सरकारी फैसला नहीं था, बल्कि ये उनका खुद का निर्णय था। और उनका कहना था कि डिफेंस ऑडिट रिपोर्ट्स को वेबसाइट में डालने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हमारे डिफेंस की ऑडिट रिपोर्ट्स हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध क्यों की जाए। उन्होंने कहा कि जब मैं गृह विभाग यानी कि होम मिनिस्ट्री में था, तब उस समय पाकिस्तान के साथ तनाव चल रहा था और उस समय सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि हमारे पास एम्यूनिशन की कमी है। तो ऐसे में हम अपनी कमी वाली रिपोर्ट्स को दुश्मनों के साथ इतनी आसानी से साझा कैसे कर सकते हैं। और बाकी अब राजीव महर्षि रिटायर हो चुके हैं और अब इनकी जगह जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने ली है और अब नए सीएजी के रूप में उनका कार्यकाल 20 नवंबर 2024 तक रहेगा। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।